जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रॉयल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 है। जी लेक्चर नंबर 3 रॉयल एनालिसिस। टॉपिक हमारा है जी रॉयल नंबर सिस्टम। जो चैप्टर नंबर 1 था उसका हम रिमेनिंग पार्ट कोई एक दो कुछ थ्योरम्स रह गए हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आज की इसी वीडियो में इसी लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है मेन सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंसेस के बारे में हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 12 को इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स आपने प्रूव करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ हम इसको किस तरह करेंगे, कंट्रेरी सपोज करेंगे। कंट्रेरी सपोज का मतलब वो कह रहे हैं कि प्रूव करना है इसको स्क्वायर रूट 12 को कि वो इरेशनल नंबर है, जबकि हम कंट्रेरी सपोज करेंगे कि वो रैशनल नंबर है। जब हम रैशनल नंबर देखें, कंट्रेडिक्शन वाले प्रूफ आप लोगों ने किए हुए हैं इस तरह के कि हम कंट्रेरी सपोज करेंगे, फिर हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग प्रूव होगी, तो फिर हम कहेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है वो कि सपोज स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 12। तो स्क्वायर रूट 12 जब स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल नंबर है तो इट मीन्स कि स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है ना। तो क्योंकि देखें रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शंस में लिखे जा सके, जबकि डिनोमिनेटर क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। पी क्यू कोई सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो और इनका कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर जब इसका बोथ साइड्स पे स्टूडेंट्स आप स्केयर लेंगे, जब बोथ साइड पे स्केयर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जब स्केयर रूट 12 का आप स्केयर लेंगे बेटा तो यहाँ से क्या होगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग चीज़ होगी, 12। और राइट हैंड साइड पे देखें पी बाय क्यू है, तो जब स्केयर लेंगे तो वो पी स्केयर बाय क्यू स्केयर बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करें क्यू स्केयर को, मल्टीप्लाई करें 12 से, तो क्या बनेगा, पी स्केयर इज इक्वल टू 12 क्यू स्केयर। ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्यू स्केयर को लिख सकते हैं कि पी स्केयर बाय 12 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन से क्यू स्केयर को मैं लिख सकता हूँ पी स्केयर बाय 12। 12 क्यू स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, इसको आपने क्या करना है, पी स्केयर बाय 12 लिखा, और पी स्केयर बाय हम इसको लिख सकते हैं, देखें पी स्केयर बाय 12 को मैं लिख सकता हूँ पी स्केयर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यही किया हुआ है उसने। और देन फिर मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, तो ये किया हुआ है उसने। ठीक है। अब हमने इसका इसका मकसद क्या था, अब देखिए यहाँ पर देखें आप कि 2, इसका मतलब पी स्केयर डिवाइड हो रहा है 2 स्केयर पे, यानी कि 2 स्केयर पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है। ये डिवीजन का सिंबल है हमारे पास यहाँ पर कि 2 स्केयर डिवाइड्स पी स्केयर एंड 3 आल्सो डिवाइड्स पी स्केयर अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। और जब 2 स्केयर पी स्केयर को डिवाइड करे तो इट मीन्स के 2 भी पी को डिवाइड करेगा, और 3 भी फिर क्या करेगा, पी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 और 3 क्या हैं, प्राइम डिवाइजर हैं किसके, पी के। 2 और 3 पी के क्या हैं, प्राइम डिवाइजर्स हैं। इसका मतलब 2 × 3 डिवाइड कर रहा है फिर पी को, यानी कि जब दो प्राइम डिवाइजर ऐसे पी के दोनों प्राइम डिवाइजर्स हैं हमारे पास 2 और 3, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6 होता है, वो भी डिवाइड करेगा किसको, पी को। तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी बाय 6, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 6 डिवाइड कर रहा है पी को, इसका मतलब पी डिवाइड हो रहा है 6 पे एक्चुअली, इस तरह। तो ये लिख रहे हैं। और जब पी 6 पे, क्योंकि पी अननोन है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं पी बाय 6 कोई इंटीजर के इक्वल होगा, जिसको हमने सी का नाम दे दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर सी से, तो ये क्या बनेगा, पी इज इक्वल टू 6c। नेक्स्ट देखें यहाँ पर आप क्या क्या कह रहा है वो कि पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1 टू गेट। अब यहाँ पर पी की वैल्यू देखें आप इस स्लाइड में, पी की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपके पास, पी की वैल्यू आई है आपके पास 6c। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें इधर, पी स्केयर इज इक्वल टू 12 क्यू स्केयर में। लेफ्ट हैंड साइड पे पी स्केयर है, पी की जगह लिखेंगे 6c। 6c का स्केयर बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा 36c का स्केयर। इस तरह कुछ बनेगा ये आपके पास बेटा। तो देखें यहाँ पर यही कुछ कर रहा है वो। थर्टी सिक्स सी स्केयर इक्वल 12 क्यू स्केयर आ जाएगा। बोथ साइड्स पे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 3c स्केयर इक्वल टू क्यू स्केयर। और c स्केयर को फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन कि वो इक्वल है क्यू स्केयर बाय 3 के।
3 को डिवाइड करने वहाँ जाके। इट मीन्स कि जब सी स्केयर बराबर है क्यू स्केयर बाय 3, इसका मतलब क्यू स्केयर डिवाइड हो रहा है 3 पे, या हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्केयर को। अगर 3 क्यू स्केयर को डिवाइड करे तो फिर 3 इसका मतलब क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब पी और क्यू का जो कॉमन डिवाइजर हुआ वो 3 हुआ, ठीक है। जबकि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो उनका कॉमन डिवाइजर होगा सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उन दोनों का कोई एक डिवाइजर नहीं हो सकता 1 के अलावा, जो कि कंट्रडिक्शन है। यहाँ पर तो पी और क्यू का कॉमन डिवाइजर 3 निकल आया है। नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ये कॉमन डिवाइजर को डिनोट करने के लिए हम इस तरह की ब्रैकेट यूज करते हैं, पी व क्यू, इसका कॉमन डिवाइजर ये 3 है हमारे पास। हैंस स्क्वायर रूट 2 फिर क्या हुआ, इरेशनल नंबर। हमारी जो कंट्रडिक्शन वो सपोजिशन थी वो रॉन्ग साबित हो गई, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन, क्योंकि हम क्या आए थे, ज़रा गौर करें, स्लाइड पे दोबारा आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें ज़रा, यहाँ पर बेटा आप सपोज करके आए थे कि पी क्यू का कॉमन डिवाइजर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वो रैशनल है। तो यहाँ पर तो 3 आ गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स के स्क्वायर रूट 2 फिर क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो उसको हम अगर रैशनल कहें तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पी का पी बाई क्यू का फिर उसका क्या होना चाहिए, डिवाइजर पी और क्यू का 1 होना चाहिए, उसके अलावा उनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। अब नेक्स्ट आ जाए जी आप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि लेट ई बी अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, सपोज अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ ई एंड बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, देन प्रूव दैट अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बी। कह रहा है कि ई कोई हमारे पास किसी ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है और अल्फा उसका क्या है, लोअर बाउंड है, जबकि बीटा उसका बेटा क्या है, अपर बाउंड है। अब देखिए अल्फा लोअर बाउंड हो गया, बीटा अपर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड का मतलब कि उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स या तो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। अपर बाउंड का मतलब उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, तो वो अपर बाउंड होता है। अब यहाँ पर प्रूव करने के अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो लोअर बाउंड है वो या तो अपर बाउंड से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, बेसिकली वो स्मॉलर ही होता है। तो यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है कि सिंस ई द सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस सच दैट इज द सबसेट ऑफ एस, ये इसने डिनोट किया कि ई सबसेट है कोई एस का, और अल्फा इज द लोअर बाउंड ऑफ ई, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। वो अब डेफिनेशन यूज कर रहा है लोअर बाउंड की कि अल्फा फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि एक्स किसके एलिमेंट्स हैं, ई के। तो कह रहे हैं कि x जो ई के तमाम एलिमेंट, यानी कि ई के एलिमेंट्स को वो x से जाहिर कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो बेटा फिर ई के जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो अल्फा से छोटे बड़े होंगे या फिर इक्वल होंगे। देखे ना ये लिखा हुआ है अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, क्योंकि लोअर बाउंड का मतलब है वो या तो उस सेट के एलिमेंट से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आगे ये लोअर बाउंड डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ, अगर लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको देखें आप। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो जूम मीटिंग में पूछा करें मुझसे, आप लोग लेक्चर्स को कंप्लीट सुने, शाबाश। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अब ये भी गिवन है कि सिंस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड क्या है कि उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स उस नंबर से, ऐसा नंबर जिससे उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स या तो छोटे हों या उसके इक्वल हों, उसको कहते हैं अपर बाउंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा, जबकि एक्स किसके एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ई के, ठीक है। इसका मतलब जो बीटा बीटा क्या है हमारे पास, अपर बाउंड है, बीटा क्या है, अपर बाउंड है। इसका मतलब बीटा बड़ा होगा उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स, या इस तरह कह सकते हैं उस सेट के तमाम एलिमेंट्स एक्स उस बीटा से छोटे हैं, ठीक है। तो कंबाइन करें इसको, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को, दोनों को जब कंबाइन करेंगे, देखिए अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स है और आगे एक्स फिर लेस देन या और इक्वल टू बीटा है, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या स्टेटमेंट बनेगी कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू बीटा, ये चीज़ बनेगी बेटा आपके पास। जब हम कह रहे हैं कि अल्फा लेस है एक्स से और एक्स लेस है बीटा से, तो इट मीन्स वी कैन से दैट एक्स अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, जो कि आपने प्रूव करना था। तो ये प्रूव आपका हो गया। नेक्स्ट है जी बेटा हमारे पास, ये आप लोगों की असाइनमेंट है जी,
इसमें ना सुप्रीमम और इन्फीमम मैं आप लोगों को बेटा पढ़ा चुका हूँ। तो ये टॉपिक्स ना आप लोगों ने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ सेट्स गिवन है, इसमें आपने सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। मजीद हेल्पिंग मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को नोट्स। लेकिन आपने इनको बेटा बाय हैंड करना है और असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है और नेक्स्ट डे मुझे कल या मैक्सिमम परसों तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है रियल एनालिसिस की, सुप्रीमम और इन्फीमम। आगे कुछ क्वेश्चन और मैं असाइन करने लगूंगा आपको। हाँ, ये लेम है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा कि इफ इट एग्जिस्ट द सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड इज यूनिक। हमने प्रूव करना है कि अगर किसी सेट का सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होना चाहिए। किसी ऑर्डर्ड फील्ड के सबसेट का जो सुप्रीमम या इन्फीमम होता है बेटा वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक ही होना चाहिए। अब सपोज करो कि ए हमारे पास सबसेट है ऑर्डर्ड फील्ड का, और सपोज इफ पॉसिबल S1 एंड S2 बी द सुप्रीमम्स ऑफ ए। अब आप इन्हें ना कंट्राडिक्शन ले ली है, कंट्राडिक्टरी, यानी कि हमने प्रूफ ये करना है कि यूनिक है, एक ही है, लेकिन हम साबित क्या कर रहे हैं कि उसके दो सुप्रीमम। हमने साबित करने के लिए क्या करना है कि सुप्रीमम एक ही होगा, ठीक है। तो लेकिन हम सपोज उसको क्या करेंगे, कंट्रेरी सपोज करेंगे कि नहीं जी उसके दो सुप्रीमम है, S1 और S2 है, ठीक है। यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए S1 के भी इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ ए S2 के भी इक्वल है। तो कह रहे हैं कि सिंस S2 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, क्योंकि सुप्रीमम है तो फिर वो क्या हुआ, ए का अपर बाउंड हुआ, ठीक है। एंड S1 भी क्या है हमारे पास, सुप्रीमम है ए का। देयरफॉर क्या हो सकता है, या तो दोनों ही जब सुप्रीमम है तो दोनों ही अपर बाउंड हो जाए, तो एक दूसरे से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। सिमिलरली S2 भी है उसके छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, दोनों ही सुप्रीमम है, तो दोनों इस कंडीशन पे पूरे उतरेंगे। S1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, और S2 इज लेस देन और इक्वल टू S1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, क्योंकि वो दोनों सुप्रीमम है। और सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको LUB से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। थस 1 एंड 2 एजर्ट्स S1 इज इक्वल टू S2। जब दोनों लेस देन और इक्वल हैं एक दूसरे के, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, जो कि कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। यानी कि सुप्रीमम दो नहीं है, दोनों सेम ही है, S1 और S2, जिनको हम डिस्टिंक्ट कह रहे थे, डिफरेंट कह रहे थे, वो सेम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए जी। इसी तरह बेटा आप इसका ना इन्फीमम के लिए भी प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर ये भी थ्योरम आपकी असाइनमेंट है, ये वाला थ्योरम, ये आपकी बेटा असाइनमेंट है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट इन आर लेट अल्फा इज लेस देन 0, देन सुप्रीमम इनटू अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा इनटू इन्फीमम ऑफ एस, एंड इन्फीमम ऑफ अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा इनटू सुप्रीमम ऑफ एस। इसको, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये भी सबमिट करवाएंगे आप साथ में। आ गया जी आर्चिमेडियन प्रिंसिपल। आर्चिमेडियन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें। वो कहता है कि जी फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर इज एन इंटीजर n सच दैट x इज लेस देन n। कह रहा है कि किसी भी रियल नंबर x के लिए कोई ना कोई इंटीजर n एग्जिस्ट करता होगा, सच दैट कि वो n उस x से बड़ा हो या फिर x उस n से क्या हो, स्मॉलर हो। सिंपल है। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर n सच दैट x इज स्मॉलर देन n, देन n इज लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका भी कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं। देखो ना, थ्योरम प्रूव करने की स्टाइल है ये कि पहले आप क्या करें, पहले बेटा आप क्या करें उस थ्योरम के लिए, या तो एक तरीका होता है कि हम थ्योरम के स्टेटमेंट को बिल्कुल सीधा सीधा प्रूव कर दें, या कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं हमारे पास रियल एनालिसिस में, मोस्टली उनको हम क्या करते हैं, कंट्रेरी सपोज करते हैं, उस स्टेटमेंट के बरअक्स उसके उलट आप करेंगे सपोज, और एंड में साबित करेंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसका मतलब फिर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब फिर हमारी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है थ्योरम में, जो प्रिंसिपल है वो ट्रू है, ठीक है ना। कि हम उसके बरअक्स कंडीशन, उसके उलट बरअक्स कंडीशन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पी और नेगेशन पी वाली बात करते थे हम इम्प्लीकेशंस में, लॉजिक्स वगैरह पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आप लोग। तो वहाँ क्या करते थे हम कि अगर पी है, ठीक है, अगर पी है तो नेगेशन पी के नॉट पी, हम नॉट पी यहाँ पर प्रूव करते हैं बेसिकली कि स्टेटमेंट का कि नेगेशन को प्रूव कर वो करते हैं, हम सपोज करते हैं, देन उसको साबित कर देंगे वो हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या है, रॉन्ग है। तो फिर रॉन्ग है तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट पी है या जो भी स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, ट्रू है। तो ज़रा इसको देखें, सपोज दैट, वो हम सपोज कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट एन करता है, ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जो कि क्या हो, एक्स इज लेस देन एन हो या वो एक्स से बड़ा हो, देन हम कह सकते हैं कि क्या, कि फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी सपोजिशन के मुताबिक फिर एन होगा। यानी कि जब
x n से स्मॉलर नहीं है तो फिर n स्मॉलर देन या इक्वल टू x होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब कह रहे हैं कि जब z क्योंकि देन z इज बाउंडेड अबव बाय x। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें x n इज लेस देन इक्वल टू x, या हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू x। बात एक ही है। इसका मतलब x तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट हैं। इसका मतलब x क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि वो उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स n से या तो बड़ा है या इक्वल है। ये अब अपर बाउंड हुआ, और जिस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम बाउंडेड अबव बोलते हैं। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर z इज बाउंडेड अबव बाय x, ठीक है। देन सुप्रीमम z एग्जिस्ट, लेट सुप्रीमम z को हम कह रहे हैं कि वो b है, ठीक है। सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा जब अपर बाउंड है तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस n इज लेस देन इक्वल टू x इम्प्लाई n प्लस वन भी फिर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि हमने n प्लस वन भी कोई एलिमेंट ले लिया z का। तो हम कह रहे हैं कि n अगर x से छोटा है या इक्वल है तो फिर n प्लस वन भी x से छोटा होना चाहिए। तो n प्लस वन, जबकि x को हम क्या कह आए हैं, b के इक्वल है, क्योंकि हम सुप्रीमम x क्या था सुप्रीमम, तो हमने x की जगह लिख दिया यहाँ पर b, x इज इक्वल टू b हम सपोज कर गए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फिर इसको बोथ साइड्स पे माइनस वन करें तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन से कैंसिल होगा, तो इक्वेशन बनेगी n इज लेस देन इक्वल टू b माइनस वन। तो सुप्रीमम z क्या बना हमारे पास, फिर हम क्या कह रहे हैं सुप्रीमम z हमारे पास यहाँ पर क्या बना, b माइनस वन बना, जो कि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम तो सुप्रीमम z को क्या है कि वो b है, जबकि यहाँ पर क्या आया कि n इज लेस देन इक्वल टू b माइनस वन, या फिर हम कह सकते हैं कि b माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n b माइनस वन से छोटा है, या फिर ये कहते हैं b माइनस वन n से बड़ा है। बात तो एक ही है। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें, इसका मतलब इसके मुताबिक तो ये अपर बाउंड बन रहा है फिर b माइनस वन, जबकि हम क्या है कि लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास b है, तो b माइनस वन बन रहा है, क्योंकि देखना ना यहाँ पे कह रहा है b माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, b माइनस वन या तो n से बड़ा है या n के इक्वल है, यानी कि b माइनस वन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि n के उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से बड़ा है। वो तो फिर अपर बाउंड की डेफिनेशन सुप्रीमम की आई थी, तो सुप्रीमम b माइनस वन आ रहा है, जबकि हम सपोज कर रहे थे b। इसका मतलब कि कंट्राडिक्शन है इस फैक्ट के कि सुप्रीमम ऑफ z हमारे पास क्या है b, तो इट मीन्स कि फिर x इज लेस देन n वाली कंडीशन ट्रू होगी, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। यहाँ पर आगे इसको भी आपने प्रूव करना है आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी को, कि अगर x y बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से और x पॉजिटिव है तो देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx क्या होगा, ग्रेटर होगा बेटा y के, y से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 2, सीक्वेंस एंड सीरीज। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain of definition is the set of natural number, यानी कि जो उसकी डोमेन होती है ना सीक्वेंस की बेटा, वो याद रखें वो हमेशा किससे, सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स x होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से, ठीक है। हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डोमेन ली जाती है सीक्वेंस की। या वो कह रहे हैं उसने सिंपल डेफिनेशन देखें कि हम क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट का मतलब उसके एलिमेंट्स कुछ खास तरतीब से सेट किए जाते हैं, हर दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई ना कोई खास डिफरेंस होता है, किसी खास सीक्वेंस से किसी खास ऑर्डर्ड में वो सेट किए हुए होते हैं एलिमेंट्स। तो सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो एन नोटेशन देखें, इनफाइनाइट सीक्वेंस इज डिनोटेड एज एस एन, इनफाइनाइट सीक्वेंस को देखें एस एन से डिनोट कर रहा है, और जबकि वो साथ कंडीशन लगा रहा है कि एन जा रहा है कहाँ, फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, और एस एन इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एस वन एस टू है अप टू एस थ्री अप टू सोन, और सिंपली आप इसको एस एन उसके साथ ब्रैकेट लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह एस एन सीक्वेंस को बेटा, सीक्वेंस विद एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। अब यहाँ पर देखें ये भी सीक्वेंस है, एन इज इक्वल टू 1 2 3। अब 1 ओवर एन भी सीक्वेंस है। अब देखें इस तरह के सेट्स भी आपको दिए जा सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ते हैं कि उसके सुप्रीमम इन्फीमम कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरह के चैप्टर, इस तरह की एग्जांपल्स आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं, और आपको उससे पूछा जा सकता है कि आप इसका सुप्रीमम और इन्फीमम बताएं, या अपर बाउंड लोअर बाउंड बताएं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स या लीस्ट एलिमेंट बताएं, जो भी। तो वो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें बेसिक हैं इस कोर्स की, उनको लाजमी सुप्रीमम इन्फीमम अपर बाउंड लोअर बाउंड ये लिमिट पॉइंट ये आगे हम पढ़ेंगे मजीद भी चीज़ें,
तो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब ये भी सीक्वेंस है, मान देखें 1/n n 1 2 3 4 अप टू सोन, ये सारा क्या है सीक्वेंस है। -1 की पावर n प्लस 1, n को 0 पुट करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, अप टू सोन इस तरह जाता जाएगा। ये भी सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस की क्या है, डेफिनेशन है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं सॉरी। तो अब यहाँ पर देखें आप सब सीक्वेंस, यार सब सीक्वेंस बेटा सिंपल सी बात है, ऐसे ही है जैसे सेट का सबसेट होता है ना, वैसे ही सब सीक्वेंस क्या है, जिसकी जो कि सीक्वेंस से ही लिए जाती हैं, जिसकी टर्म्स क्या होती हैं, सीक्वेंस से ही उठाई जाती हैं। और सब सीक्वेंस को हम क्या लिखते हैं, यूजुअली रिटन एज एस एन सीक्वेंस हुआ SNK, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं सब सीक्वेंस को SNK। ठीक है, सब सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस के ही एलिमेंट्स उठाए जाते हैं। अब आगे आ रहा है बेटा इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है एक सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बेटा बोलेंगे अगर हमारे पास SN+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, SN हो। SN+1 और SN क्या है स्टूडेंट्स, देखें SN हमारे पास कोई टर्म है, SN+1 का क्या मतलब, नेक्स्ट टर्म, उससे अगली टर्म, यानी कि हम अगर SN की जगह मैं पुट करूँ 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा, n की जगह S1 बन जाएगा ये, और यहाँ n की जगह 1 पुट करूँ तो 1+1 क्या बनेगा, ये 2, तो ये बन रहा है S2। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमारी S2 है। फिर इस तरह उससे अगली टर्म S3 होगी, n की जगह 1 2 3 पुट करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। इसका मतलब SN+1 का क्या मतलब है, यहाँ पर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है SN+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू SN फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n या तो 1 होगा या ना 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि सीक्वेंस में जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दी जाती है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो SN+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू SN मीन्स कि हर नेक्स्ट टर्म अपनी प्रीवियस पिछली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी, या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब हर टर्म, दूसरी टर्म पहली टर्म से, फर्स्ट टर्म से बड़ी, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से बड़ी, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से बड़ी, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म से ग्रेटर होगी। इस तरह बेटा ये चलती जाएंगे। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल टू लगा दें, सिंपल है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हर नेक्स्ट टर्म अपनी पिछली प्रीवियस टर्म से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगा, वो कह रहा है एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे अगर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, या वो इंक्रीज, यानी कि SN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ SN+1 माइनस SN ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को, यानी कि हर टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करें, और जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ी वैल्यूज हो, यानी कि नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो बेटा फिर उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, वो मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है। या फिर हम उनको डिवाइड करें, हर दूसरी टर्म को उसकी पिछली टर्म से, हर टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से पे डिवाइड करें, तो आंसर या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है। ये दोनों कंडीशन है। सिमिलरली अगर हम किसी सीक्वेंस की पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करें और जवाब तब पॉजिटिव आए, ऐसे ही है ना, या बेटा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि SN+1, ये मैं लिख रहा हूँ सर्कल जिसको की है, SN+1 माइनस SN वो क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस तरह में लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो तो जवाब नेगेटिव आना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो सीक्वेंस घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हर दूसरी टर्म पिछली टर्म से छोटी है। सिमिलर देखे ना यहाँ पर अब क्या कह रहा है वो कि SN, उसने कुछ इस तरह लिख दिया कि SN माइनस SN+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात सेम ही है। इसका मतलब यही है, SN क्या हुई, पहली टर्म में से उसके नेक्स्ट टर्म को, यानी कि हर पिछली में से नेक्स्ट को माइनस करो तो जवाब क्या है, पॉजिटिव है। तो उसका मतलब पहले सीक्वेंस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। उस तरह में लिख सकते हैं और उस तरह भी। अब आगे करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि फिर लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल की बात नहीं आएगी, या तो हर दूसरी टर्म पहली से बड़ी होगी, सिर्फ ग्रेटर होगी, इक्वल की बात नहीं करेंगे, या हर दूसरी टर्म पहली से छोटी होगी। अगर हर दूसरी टर्म पहले से बड़ी हो तो वो इंक्रीजिंग, अगर हर दूसरी टर्म पहले से छोटी हो तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अब बर्नौलीज इनइक्वालिटी है, ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी क्या कहती है, लेटर पी हमारे पास बेटा कोई
सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और p ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -1 है या उससे बड़ा है और 0 के इक्वल नहीं है, देन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वी हैव 1 प्लस p की पावर n, ये बेटा इक्वल है हमारे पास किसके, सॉरी ग्रेटर है ये, ग्रेटर है ये 1 प्लस एन पी से, ठीक है। किसके लिए कंडीशन क्या है कि p क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो -1 से या इक्वल हो -1 के, और n क्या होना चाहिए 2 या 2 से, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो बेटा इसको अभी प्रूव करते हैं हम कि वी शैल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। हम मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूव करेंगे। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n हमारे पास 2 के इक्वल है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि n या तो 2 भी हो सकता है या 2 से बड़ा भी हो सकता है, n को 2 लेने तो 1 प्लस पी की पावर n, इस स्टेटमेंट में n की जगह 2 पुट कर दें बेटा, तो 1 प्लस पी का स्केयर आएगा, स्केयर ओपन करें 1 प्लस 2p प्लस पी का स्केयर, ठीक है, n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम मैथमेटिकल इंडक्शन में वैसे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो हम कम से कम 2 ले सकते हैं, वो हमने लिए। तो ये फार्मूला ओपन किया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बनी स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2p। अब हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के से ग्रेटर होगी। नेक्स्ट चलें जी, इसका प्रूफ आगे। हाँ, अब कह रहे हैं कि सच दैट इज द कंडीशन 1 फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। अब हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए, जबकि k भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ये n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे तो n की जगह k लिखेंगे उसमें इनइक्वालिटी में, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, n इज इक्वल टू, देखें ना मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं, जो कि अभी हमने किया है, n यहाँ पर 2 है क्योंकि n की कंडीशन लगा दी है 2, और फिर हम n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे, जबकि k भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अब यहाँ पर देखें, हम दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन में, सेकंड स्टेप होता है हमारे पास बेटा, जब हमने n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, साबित सिर्फ हमने स्टेप 1 में करना होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए, जो कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है उसके लिए, और स्टेप 2 को हमने एज्यूम करना होता है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, और तीसरा स्टेप क्या होता है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमने प्रूफ करना होता है। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू k प्लस 1 करेगा, तो इसका मतलब 1 प्लस पी, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी की पावर k प्लस 1 को 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी की पावर k, इसको मल्टीप्लाई करें वापस वही चीज़ आएगी, जो कि ग्रेटर है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस के पी के, यूजिंग 1, इस स्टेटमेंट के मुताबिक 1 प्लस पी की पावर k ग्रेटर है 1 प्लस के पी के, तो वही कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर रहा है वो, ये देखें, ठीक है। आगे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ से के पी प्लस पी में से के प्लस 1 कॉमन, पी कॉमन लिए तो अंदर के प्लस 1 आएगा, जो कि ग्रेटर होगा, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर के पी स्केयर को, तो फिर हमें क्या कहेगा कि 1 के प्लस 1 इंटू पी से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी ये स्टेटमेंट। अब इसका मतलब 1 प्लस पी की पावर के प्लस 1 इक्वल होगी 1 प्लस के प्लस 1 पी के, और इस के की जगह के प्लस 1 पुट करें तो यही फॉर्म बनती है। इसका मतलब ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आएगा, जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।